तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करे तो उसके लिए पी भी व पी के बीच ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे ये है पी भी, ठीक है, और ये है पी। तो पी भी व पी के बीच ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी सी ऑप्शन, यानी पी अक्ष के समांतर सरल रेखा। तो यदि कोई गैस बॉयल के नियम का पालन करता है तो उसके लिए वो पी के बीच ग्राफ जो है पी अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद पी भी और भी के बीच लेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से होगा। अब यदि हम देखिए भी और 1/p के बीच ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसी प्रकार p और 1/v के बीच जो ग्राफ होगा ये भी जो है इस तरह से होगा। यहाँ पे स्लोप किए हो जाएगा, ये भी यहाँ पे स्लोप किए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो v और p, यह है v, यह है p, इसके बीच ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये p और v, इसके बीच ग्राफ इस तरह से होगा। बॉयल का नियम स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी P क्या हो जाएगा, तो V समानुपाती 1/p, यानी Pv बराबर K, ठीक है। यानी P1 V1 बराबर होगा P2 V2। नेक्स्ट, यदि कहता आपको n एक समान जो है तारें दी गई हैं, प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध X आता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो बी ऑप्शन n² X। अब देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध X है, तारों की संख्या मान लीजिए n और प्रत्येक प्रतिरोध यदि R है तो 1/Rp बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 होते होते कहाँ तक, n तक। यानी Rp बराबर ये हो जाएगा R/n, ठीक है। यानी X बराबर R/n। श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 डॉट Rn, यानी Rs बराबर क्या होगा, NR, ठीक है। Rs बराबर क्या हो जाएगा, तो NR हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो Rs/Rp कितना होगा, Rs/Rp जो हो जाएगा ये हो जाएगा NR बटा में R/n, यानी Rs/x बराबर n, ठीक है। Rs/x बराबर n², Rs बराबर होगा n² x। नेक्स्ट, यानी बी ऑप्शन कहता है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम से जाती है और उसके बाद है अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है, तो आपतन कोण क्या होगा, बी ऑप्शन 2 cos इनवर्स n/2, ठीक है। अब चूंकि देखिए साइन लॉ से यहाँ पे हो जाएगा साइन R बराबर n साइन R/2, ठीक है। यानी 2 साइन R/2 इंटू कॉस R/2 साइन R बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n साइन R/2, ठीक है। तो कॉस R/2 बराबर होगा n/2, ठीक है। तो R/2 बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स n/2, ठीक है। तब तो R बराबर हो जाएगा 2 cos इनवर्स n/2, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा होता है, तो आपतन कोण है 2 cos इनवर्स n/2। कहता है कि एक जो है तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संचार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचालन करता है, क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन
काल के बराबर होता है। संचार प्रणाली में प्रेषक द्वारा प्रेषित विद्युत चुम्बकीय तरंगें अपनी आवृत्ति रेंज के अनुसार अभिग्राही तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग तरीकों से यात्रा करते हैं। एक तो भू तरंग या पृष्ठीय तरंग संचरण, ठीक है। उसके बाद है व्योम तरंग संचरण या आयनमंडल संचरण, फिर आकाशीय तरंग संचरण। भूतुल्यकालिक कक्षाओं की विशेषता है कि यह कक्षा गोलाकार नहीं है, कक्षा विषुवतीय तल में नहीं है अर्थात भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर है। यह झुकी हुई कक्षा में उपग्रह का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है। परिक्रमण की अवधि पृथ्वी के घूर्णन की अवधि के बराबर है। कई भू समकालिक कक्षाएं हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? ए ऑप्शन। तो देखिए जो किसी बर्तन से भरे द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है, कथन अशुद्ध है। तो द्रव का दाब समान लंबवत गहराई पर सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी क्षैतिज जल में द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। किसी तल पर द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो दाब बराबर होता है रो जी एच, ठीक है। जहाँ पी बराबर दाब है, रो जो है द्रव का घनत्व है, जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, एच जो है ऊपरी तल की गहराई है। द्रव के ऊपरी मुक्त तल पर द्रव का दाब शून्य होता। एक समान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तब सी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तब जो इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉरेंट्ज बल, यह जो है एक विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी के माध्यम से भी वेग से के साथ गतिमान एक आवेशित कण क्यू पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित होता है, यानी एफ बराबर होता है क्यू ई क्यू वी बी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा समान होता है जब थीटा बराबर 0, ठीक है। उसके बाद देखें कि धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल का अनुभव करता है और ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रॉन पर कुल बल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत दिशा में कमी आएगा। कहता है कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से दोगुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए, बी ऑप्शन, यानी 30 से बड़ा। तो एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से दुगुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण 30 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्योंकि माना सघन माध्यम में वेग यदि भी है और अपवर्तनांक n1 है तो विरल माध्यम में क्या होगा, विरल माध्यम में 2v1 बराबर 2v अपवर्तनांक n2, तो n2v2 बराबर n1v1, ठीक है। यानी n2 बट्टा n1 बराबर v1 बट्टा v2, ठीक है। तो यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2n1 ये होगा n1 बाई n2 बराबर में 1 बाई साइन सी, ठीक है। यानी 2 बराबर 1 बाई साइन सी, तो साइन सी बराबर 1/2 यानी साइन 30 डिग्री। कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया 2Hg2 प्लस SN2 प्लस ये ए और बी, ए प्लस बी में उत्पाद ए और बी क्या है, 118 का डी। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया 2Hg2 प्लस और SN2 प्लस में जो ए प्लस बी में उत्पाद ए जो है ये Hg2 2 प्लस और बी जो है ये SN है, क्या है SN। रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और जो है रिडक्शन प्रतिक्रिया हमेशा एक साथ होती हैं, ठीक है। अब देखिए यदि ए प्लस बी ए 0 बी 0 ये है ए प्लस बी माइनस, तो यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहलाता है रिडक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अनुपातहीन अभिक्रिया है। कहना है कि जो है अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? संकर लवण बनाकर। तो अर्जेंटाइट से सिल्वर धातु निष्कर्षण संकर लवण बनाकर जो है विधि द्वारा किया जाता है। चांदी के निष्कर्षण की प्रक्रिया को साइनाइड प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम साइनाइड घोल का उपयोग किया जाता है। चांदी के निष्कर्षण सांद्रण इसके सल्फाइड अयस्क को बॉल जो है मिल में महीन पीसकर झाग जो है प्लवन विधि से सांद्रण किया जाता है। ठीक है। सिल्वर को जो है एल्युमिनियम पाउडर द्वारा भी अवक्षेपित कराया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने के लिए। सीमेंट में जो है जिप्सम मिलाने से सीमेंट के जमने की दर धीमी हो जाती है। कैल्शियम क्लोराइड से सीमेंट का जमने की दर बढ़ जाती है। सीमेंट के जमने की दर को धीमी करने वाला पदार्थ है आपको कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, उसके बाद है स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है। जिप्सम सीमेंट के जमने की दर को बढ़ाने वाला है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, सिलिकेट। उसके बाद है सीमेंट। अब देखिए सीमेंट में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही नाव की अभिक्रिया। सही नाव की अभिक्रिया है बी 11 Na23 + 1 H1 हो जाएगा 10 Ne20 + 2 He4। नाभिकीय अभिक्रिया की विशेषता है कि नाभिकीय अभिक्रिया नाभिक के अंदर होता है। परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान परमाणुओं के नाभिक पूरी तरह से बदल जाते हैं और नए तत्व का निर्माण होता है। परमाणु प्रतिक्रियाओं के दौरान पुराने बंधों का टूटना तथा नए बंधों का निर्माण जैसी कोई गतिविधि शामिल नहीं है। जब किसी परमाणु का नाभिक परमाणु प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। कहता है कि एक कार्बनिक यौगिक CHNN और Cl यौगिक को सोडियम धातु के साथ संग्रहित करने पर कौन से पदार्थ बनते हैं? सी ऑप्शन। तो ये NaCN और NaCl, ठीक है। अब देखिए कि लेसेन परीक्षण एक कार्बनिक यौगिक है, यौगिक में हैलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का पता लगाने के लिए एक सामान्य परीक्षण है। लेसेन परीक्षण में जो प्रस्यायी नीला रंग नाइट्रोजन की उपस्थिति को इंगित करता है, लाल रंग सल्फर की जो उपस्थिति को इंगित करता है। CH3 CH2OH Na और CH3I अभिक्रियाओं में इस क्रम में उत्पाद बी है। तो बी ऑप्शन क्या है? CH3 CH2O CH3, ठीक है, CH3। तो ये CH3 CH2OH Na और CHI में अभिक्रियाओं में उत्पाद आपको है CH3 CH2O CH3। कहा है कि कौन सा क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए F2O, O3, H2O2, NaOCl क्रम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या घटने के अनुसार है, ठीक है। जिससे आप देखिए यहाँ पे Fe2 में F2O में यह हो जाएगा 2 × -1 + x = 0, ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा? +2, ठीक। उसके बाद O3 में तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा +2 और H2O2 में यह हो जाएगा 2x, हाइड्रोजन का +1 + 2 × x = 0, यानी यहाँ पे x बराबर -1 और Na सोडियम का +1, ऑक्सीजन का x, क्लोरीन का हो जाएगा आपको 1, तो x की जगह कितना होगा? -2।
और कोशिका चक्र किस क्रम में होता है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए कोशिका चक्र G1 S G2 तथा M प्रावस्था क्रम में होता है। G1 S G2 M प्रावस्था कोशिका विभाजन में होने वाली घटनाओं के क्रमबद्ध क्रम को कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, कोशिका चक्र को दो बुनियादी प्रावस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, अंतरावस्था, इनको तीन प्रावस्था में विभाजित किया गया है। जीवन प्रावस्था, इसमें कोशिका उपापचयी रूप से जो सक्रिय होती हैं एवं लगातार वृद्धि करती हैं, परंतु इसका DNA प्रतिकृति नहीं करता। एस प्रावस्था, यह जो है उस अवधि को चित्रित करती हैं जिसके दौरान DNA संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है। इस दौरान प्रति कोशिका DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है। G2 प्रावस्था जो है, इस दौरान प्रोटीन को माइटोसिस की तैयारी में संश्लेषित किया जाता है, जबकि कोशिका वृद्धि जारी रहता है। M प्रावस्था, यह उस प्रावस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं जब अवास्तविक कोशिका विभाजन होता है। साबुन व सौंदर्य प्रावस्था, साबुन व सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाले सुसंगत लाइकेन है 126 का ए, यानी एवर्निया तथा रामालिना। तो साबुन और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होने वाले सुगंधित लाइकेन जो है एवर्निया तथा रामालिना है। ठीक है, अब लाइकेन का आर्थिक महत्व भोजन के रूप में तो पारमेलिया की कुछ जो है जातियां मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। औषधि के रूप में आसनिया तथा क्लेडोनिया की जातियों से प्राप्त जो यूसनिक अम्ल प्रतिजैवी पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। सुगंध के रूप में रेमेलिन, तो रेमेलिना एवं एवर्निया का प्रयोग जो है तेल, क्रीम आदि को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। तथा सही मिलान 127 का देखें, ये ऑप्शन पान आरोही जड़ें। तो पान और आरोही जड़ें। फिर है कि जड़ दो प्रकार के होता है, एक मूसला जड़, ठीक है, और एक होता अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ जो है जड़ आकृति के आधार पर मूसला जड़ के विभिन्न नाम और उदाहरण जैसे तर्क रूपी मूली, शंकु रूपी गाजर और कुंभी रूपी है शलजम, चुकंदर, न्यूमेटोफोर यह है राइजोफोस और सुंदरी। उसके बाद देखिए अपस्थानिक जड़, यहाँ पुलिकित जड़, डहलिया और ग्रंथिल जड़ें तो आम, हल्दी, मणिकामय जड़ें, अंगूर, कोला। फिर है कि स्तंभ मूल, बरगद, इंडियन रबर। और उसके बाद है अवस्तंभ मूल, यह मक्का, गन्ना। आरोही मूल, पान, पोथेस, चूसन मूल, यह अमरबेल, चंदन। उसका है श्वसन मूल यानी ज्यूसिया और अधिपाद मूल, यह आर्किड। और स्वांगीकरण मूल, यह सिंघारा और टीनोस्पोरा। कहता है कि यदि समुद्र तट पर रहने वाले कोई व्यक्ति लगभग 8000 फुट ऊंचे पहाड़ पर रहने लगे तो 15 दिन बाद उसके रुधिर में लाल रुधिराणु अधिक हो जाएंगे तथा हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ने से दाब बढ़ता है तथा आयतन बढ़ता है। रुधिर के आयतन के बढ़ने से रुधिराणु की संख्या बढ़ती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में सहायक। अतः ऑर्निथिन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग किस चरण में होता है? ए ऑप्शन आर्जिनिन ऑर्निथिन। तो ऑर्निथिन चक्र में आर्जिनेज एंजाइम का प्रयोग जो है आर्जिनिन ऑर्निथिन चक्र में होता है। नेक्स्ट, यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या होगा? सी ऑप्शन यानी पुतली सिकुड़ जाएगी। यदि नेत्रों के सामने का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो पुतली सिकुड़ जाएगी। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश मंद होता है तो परितारका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती हैं जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। नेत्र का परितारका भाग जो है विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत
आवेशों में परिवर्तित करता है जो दृढ़ तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में भेजे जाते हैं। परावैंगनिक किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। कौन से प्रभाव परावैंगनिक किरणों से होते हैं? 131 का डी। तो देखिए, परावैंगनिक किरणों को जीवों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। डीएनए में परिवर्तन, चर्म कैंसर एवं सफ़ेद अंधापन। यूवीबी से छोटे तरंगदैर्घ्य वाले परावैंगनिक विकिरण ओजोन सतह के सामान्य रहने पर धरती के वातावरण में पूरी तरह अवशोषित कर ली जाती हैं, जबकि यूवीबी डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, जिससे म्यूटेशन और चर्म कैंसर हो सकता है। मनुष्य को आँख में मौजूद कॉर्निया यूवीबी को अवशोषित कर लेती है और यूवीबी की उच्च मात्रा में कॉर्निया में सूजन हो सकती है, जो सफ़ेद अंधापन और मोतियाबिंद की बीमारी का कारण यह बन सकता है। यूवीबी से कॉर्निया हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। कहता है कि कौन से हरी खाद के स्रोत हैं? तो डी ऑप्शन। देखिए, हरी खाद के उदाहरण हैं राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला, एजोटोबैक्टर। तो राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। नील हरित शैवाल स्वतंत्र जीवी प्रकाश संश्लेषित जीव, इनका प्रयोग धान के खेतों में होता है। एजोला तो एक जलीय फर्म जिसके अंदर नील हरित शैवाल एनाबिना वृद्धि करता है। एजोटोबैक्टर तो स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन जीवाणु। ठीक है। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। हरी खाद के लिए मुख्य फसलें सनई, ढेंचा, लिबिया, उड़द, मूंग, ज्वार आदि। कौन से पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? ए ऑप्शन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को वैश्विक तापन के लिए प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता। सार्वत्रिक तापन वैश्विक तापन उत्पन्न करने वाली उत्तरदायी गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड प्रमुख रूप में हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 एवं सल्फर डाइऑक्साइड अप्रत्यक्ष तौर पर ग्रीनहाउस गैस के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड व गैर मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी एक अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस है। सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ग्रीनहाउस गैस के रूप में इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि यह अवरक्त किरणों को नहीं रोकती। ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटेनस, खांसी, डिप्थीरिया। तो ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो टिटेनस, खांसी, डिप्थीरिया, ठीक है, की रोकथाम के लिए दिया जाता है। BCG ये बैसिलस कॉलमेट-गोरिन टीबी से बचाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है। और टीके के प्रकार इस प्रकार है कि निष्क्रिय टीके यानी हेपेटाइटिस ए फ्लू, पोलियो, रेबीज के लिए जीवित छीन टीके ये रोटो वायरस, चेचक, छोटी मादा, खसरा, कंठमाला, रूबेला और mRNA टीके ये कोविड-19 के लिए सब्यूनिट पुनः संयोजक, पॉलीसेकेराइड और संयुग्मित टीके ये हीम दाब, काली खांसी, HDV, हेपेटाइटिस बी के लिए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद टॉक्साइड टीके डिप्थीरिया अनुस्तंभ के लिए कंडरा जोड़ती हैं। सी ऑप्शन। पेशी को हड्डी से। तो कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती है। कंडरा तनाव झेलने में सक्षम होता है। कंडरा को कोशिकीय घटक विशेष फाइब्रोब्लास्ट हैं। स्नायु एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा स्नायु की तरह कोलेजन से बना होता है और पेराटेनन संपट और कंडरा के बीच की जगह को भरता है।
कहता है हीरे को पारदर्शी तेल में डुबाने पर उसकी चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ए ऑप्शन कम कर देता है। तो इसमें देखिए इसमें हीरे तेल इंटरफेस का क्रांति कोण हीरे वायु इंटरफेस के क्रांति कोण से अधिक होता है। पारदर्शी तेल में डुबाने पर हीरे की चमक कम हो जाती है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें एक बार हीरे में प्रवेश करने के बाद उसी के अंदर ही घूमती रहती हैं और बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हीरा बहुत अधिक चमकता है। हीरे का क्रांति कोण 24 डिग्री होता है। कहता है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी वस्तु पर बल और विस्थापन के एक ही दिशा में होने पर कार्य महत्तम होता है। W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा, ठीक है। यानी W बराबर मैक्सिमम होगा F इंटू एस। कार्य ऊर्जा पर में से किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो W मैक्सिमम होगा 1/2m v² माइनस u²। वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य के महत्तम होने पर गतिज ऊर्जा भी महत्तम। कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ। यदि एक किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड इससे लटका दिया जाता है तो पाठ्यकांक क्या होगा, तो ए ऑप्शन 0, ठीक है। तो पाठ्यकांक क्या होगा, 0 हो जाएगा। भारहीनता, जब भार का मान 0 हो जाता है, जब वस्तु गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरे, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के परितः अपनी कक्षा में परिक्रमण करे, जब वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में हो। आपके पास ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, पानी जैसे तरल पदार्थ उपलब्ध हैं। यदि प्रकाश की किरणें इनमें से किसी माध्यम में एक कोण पर प्रवेश करती हैं तो सबसे अधिक विक्षेपण किसमें होगा, ए ऑप्शन यानी ग्लिसरीन में, ठीक है। सबसे अधिक ग्लिसरीन। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी के तेल के लिए अपवर्तनांक 1.44, पानी के लिए 1.33, सरसों के तेल के लिए 1.46 और ग्लिसरीन के लिए 1.74। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक उच्चतम है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से जो सबसे सघन होता है और प्रकाश इसमें सबसे धीमी गति से प्रवाहित करता है, जिससे आंतरिक अपवर्तन की उच्चतम डिग्री होती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है। दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशीय विरल माध्यम होता है। अपवर्तनांक का मान आपतन कोण के मान से स्वतंत्र रहता है। कहता एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है, निम्नलिखित में से कौन संरक्षित रहता है, संवेग, ठीक है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में दोनों वस्तुओं या कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहता है। फिर है कि प्रत्यास्थ संघट्य में केवल संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता, ठीक है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो कोणीय संवेग परिमाण तथा दिशा में नियत रहता है। कहता कौन सा जो है नीला लिटमस पथ को लाल कर देगा, तो अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल करता है, बी ऑप्शन। तो HCl एक अम्ल है, यह नीले लिटमस पथ को लाल में बदल देगा। अब देखिए लिटमस पथ, ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में नीला से लाल और क्षारीय माध्यम में लाल को नीला, ठीक है। मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल, क्षारीय माध्यम में नीला, ठीक है। और फिनोल्फथालीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में लाल भूरा। चुकंदर अम्लीय माध्यम में लाल बैगनी और क्षारीय में पीला। लाल पत्ता गोभी अम्लीय माध्यम में लाल बैगनी और क्षारीय माध्यम में हरा। देखिए कहता है एसिड की क्षमता किसके जो है क्रम में बढ़ती है, तो यह हो जाएगा HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI।
तो अम्ल की क्षमता हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की क्षमता जितनी कम होगी अम्ल उतनी ही प्रबल होगा। HI में हाइड्रोजन बंध निर्बल, अतः अम्ल प्रबल। मानव मस्तिष्क के लिए किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है? ए ऑप्शन मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव शरीर के मेडुला ऑब्लांगेटा में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा यह पश मस्तिष्क का एक भाग है। यह रीढ़ की हड्डी के सिरे पर एक फूली हुई संरचना के रूप में मौजूद होता है। यह हृदय की धड़कन, श्वसन और वाहिका संकुचन को नियंत्रित करता है। यह उल्टी, छींक, खांसी, हिचकी और निकलने के प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुशन की तरह काम करता है और मस्तिष्क को झटके से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पार्श्विक फुसफुस का आवरण का कौन सा भाग माना डायफ्राम की ऊपरी तरह को कवर करता है? सतह को। सी ऑप्शन। तो यह है डायफ्रामिक फुसफुस। तो पार्श्विका फुसफुस का आवरण का डायफ्रामिक फुसफुस मानव डायफ्राम की ऊपरी सतह को कवर करता है। डायफ्रामिक फुसफुस डायफ्राम और फेफड़े की वक्षीय सतह को ढकने वाली पार्श्विका जो पेरिटोनियम की तरह एक परत है। पेरिटोनियम में दो परतें होती हैं, एक तो सतही पार्श्विक परत, दूसरा है गहरी आंतरिक परत। पेरिटोनियल गुहा में ओमेंटम, लिगामेंट्स और मेसेंट्री होते हैं। ठीक है। कहता कौन सा जो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है? सी ऑप्शन सेकेरिन। सेकेरिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट स्वयं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को खराब होने से बचाता है और भोजन को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। सब्जियों और फलों में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीनॉइड और खनिज जैसे मैग्नीज और सेलेनियम में। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम करता है और BHA को बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। सेंटिओल किस प्रकार के प्रोटीन से बना होता है? तो डी ऑप्शन। देखिए सेंटिओल ट्यूबुलिन प्रोटीन एवं अल्फा बीटा डाइमेरिक प्रोटीन से बना होता है। सेंट्रोसोम एक कोशिका अंग है जिसमें बेलनाकार आकार की दो संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंटिओल्स कहा जाता है। सेंटिओल्स एक दूसरे के लंबवत स्थिर होते हैं। सेंटिओल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सेंटिओल्स के कारण DNA रहित होने के बावजूद सेंटिओल्स बनाने में सक्षम है। ये सूक्ष्म नलिका निश्चित केंद्र बनाकर कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। दो सेंटिओल्स में से जो डिस्टल सेंटिओल्स पूंछ या अक्षीय फिलामेंट बनाता है। कहता है कि कौन सा हार्मोन पार्स नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है? सी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पार्स नर्वोसा द्वारा स्रावित होता है। पार्स नर्वोसा पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे के लोब का एक हिस्सा है जिसे न्यूरोडायपोफिसिस के रूप में जाना जाता है। पर्स लोब मस्तिष्क के डायएन्सेफलॉन में विकसित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे हाइपोफिसिस कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि एक नलिका रहित ग्रंथि है जो हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि खोपड़ी के आधार के माध्य में स्थिर जो सेला टर्सिका नामक एक हड्डी संरचना के भीतर जो है स्थित होती है। दिल की धड़कन निम्न किससे शुरू होती है? बी ऑप्शन तो SA नोड। दिल की धड़कन जो है SA नोड से प्रारंभ होती है। साइनस नोड जिसे सिनोट्रियल नोड या SA नोड भी कहा जाता है द्वारा एक विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करती है। यह हृदय के दाहिने ऊपरी कक्ष में स्थित विशेष ऊतक का एक छोटा सा घटक है। समान परिस्थितियों में जो है साइनस नोड
नियमित रूप से प्रति मिनट 60 से 100 बार विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। रक्त सबसे पहले हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। मांसपेशियों का संकुचन रक्त को ट्राइस्पिड वाला वाल्व के माध्यम से दाएं वेंट्रिकल्स में भेजता है। जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त फुफ्फुसीय सेमिलुनर वाल्व के माध्यम से फुफ्फुसीय धमनी में चला जाता है, फिर यह फेफड़ों में चला जाता है। हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग यह हो जाएगा बी, यानी एस ए नोड, ए वी नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। तो हृदय की धड़कन में आवेशों के संचरण का सही मार्ग है SA नोड, AV नोड, HIS पुरकिंजे फाइबर का बंडल। दिल की धड़कन प्रक्रिया में SA नोड अलिंद की मांसपेशियों को अनुबंधित करके अनुक्रम शुरू करता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर कभी कभी इसे एनाटोमिकल पेसमेकर भी कहते हैं। इसके बाद सिग्नल HIS के बंडल के माध्यम से बंडल शाखाओं के नीचे और पुरकिंजे फाइबर के माध्यम से AV नोड तक जाता है, जिससे नीले सिकुड़ जाता है। विद्युत संकेत अट्रिया से होकर गुजरता है, जिससे वे नीले में रक्त पंप करते हैं। कौन सी संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती है? ई ऑप्शन। तो वाल्व संरचना मनुष्यों में रक्त को एक दिशा में प्रवाहित करती रहती हैं। हृदय में कक्षाओं में विभिन्न वाल्व स्थित होते हैं। मुख्य रूप से 4 वाल्व हैं। एक तो है ट्राइस्पिड वाल्व, रक्त को दाएं अलिंद से दाएं वेंट्रिकल्स तक प्रवाहित करने के लिए खुलता है। यह वाल्व दाएं अलिंद और दाएं वेंट्रिकल्स के जंक्शन पर मौजूद होता है। फुफ्फुसीय वाल्व रक्त को दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए खुलता है। यह वाल्व दाएं वेंट्रिकल्स और फुफ्फुसीय धमनी में मौजूद होता है। फिर बाइस्पिड वाल्व तो माइट्रिकल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। यह वाल्व बाएं अलिंद में मौजूद होता है। महाधमनी वाल्व बाएं वेंट्रिकल्स महाधमनी के जंक्शन पर मौजूद होता है। यह वाल्व शरीर के अंगों को आपूर्ति करने के लिए बाएं वेंट्रिकल से रक्त को महाधमनी में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।